So, hello everyone, a very good afternoon to all of you who are listening to this editorial analysis. So, today I am taking the editorial on a wing on the modified Udan scheme. ठीक है, हिंद हिंदू से मैं ये एडिटोरियल आज ले रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। वोकैबुलरी कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है विएबल। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, ABLE, इट मीन्स इट इज़ एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, विएबल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्या मतलब होता है, केपेबल ऑफ वर्किंग अनसक्सेसफुली, सफलतापूर्वक चलने योग्य। ठीक है, केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली मतलब इतना काबिल कि वो सक्सेसफुली काम कर सकता है, सफलतापूर्वक काम कर सकता है। सिनोनिम्स देखिए, फीसिबल, प्रैक्टिकल, वर्केबल, सस्टेनेबल, अचीवेबल, काम करने योग्य, टिकाऊ, हम बोलते हैं ना टिकाऊ है तो मतलब सस्टेनेबल, संभव, प्राप्त करने योग्य, ये सब आते हैं सिनोनिम्स किसके, विएबल के। एंटोनिम्स देखिए, इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, अनवर्केबल, इनफीसिबल, अनरियलिस्टिक, ये सब क्या हो गए, ऑपोजिट्स हो गए इसके, विएबल के। इम्पॉसिबल असंभव, अनवर्केबल काम ना करने योग्य, इनफीसिबल असंभव, अनरियलिस्टिक। चलिए यूपीएससी वाले बच्चे देखिए किस तरह से आप आंसर्स में यूज़ करेंगे इसको। विदाउट स्ट्रॉन्ग डिमांड सच स्कीम्स फेल टू बिकम इकोनॉमिकली विएबल। नेमोनिक, विएबल मतलब विया प्लस एबल को दो पार्ट्स में को डिवाइड करिए, विएबल को, जो रास्ता से पॉसिबल हो। विया यूज़ करते हैं ना, विया, जो रास्ता, विया मतलब जहाँ वो रास्ता जा रहा हो, जो रास्ते से पॉसिबल हो, तो आप इसको विया प्लस एबल, विया को आप जो है रास्ता समझ लीजिए, है ना, रोड समझ लीजिए, जर्नी समझ लीजिए, और एबल जहाँ तक पॉसिबल हो। इस तरह से आप विएबल को याद रख सकते हैं। चलिए पिक्चर भी देखिए आप, यहाँ पे एयरप्लेन दिखाया गया है। ठीक है, और ये रास्ता जो है ये कैसा है, यहाँ से आराम से जो है फ़्लाइट टेक ऑफ कर सकती है। रास्ता जो है सही है, अच्छा है। ठीक है, सक्सेसफुली जो है टेक ऑफ हो रहा है यहाँ पे फ़्लाइट का। यहाँ पे आप फर्स्ट ये देख सकते हैं, और सेकंड में देखिए, अच्छा यहाँ जो फर्स्ट पिक्चर है इस पे देखिए, यहाँ पे ना थोड़ा सा पीछे ग्रास लैंड्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, ग्रीनरी दिखाई हुई है, लेकिन सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे चट्टाने हैं, पहाड़ है, तो नॉट विएबल मतलब ये रास्ता जो है सही नहीं है। यहाँ पे टेक ऑफ करना या फ्लाई करना प्लेन के साथ सही नहीं है, असंभव है। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं है। और यहाँ पे जो है प्लेन जो है क्रैश भी हो रहा है ना, रेड से मार्क हुआ हुआ है, तो ये जो है सही एग्जाम्पल है विएबल का। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं विएबल वर्ड को। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, एक्स के क्वेर। एक्स के क्वेर क्या है, ग्रामर देखिए इसकी, पार्ट ऑफ स्पीच की देखिए, ये ई आर से एंड हो रहा है ना वर्ड, ये है नाउन। क्या है, नाउन है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, गवर्नमेंट ट्रेजरी, पब्लिक मनी, सरकारी खजाना। ठीक है, एक्स क्वेर का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी, जो पब्लिक मनी होता है उसको भी बोलते हैं, और सरकारी खजाने को बोलते हैं। सिनोनिम्स देखिए इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजरी मतलब खजाना, पब्लिक फंड सार्वजनिक धन, ठीक है, रेवेन्यू स्टेट फंड सरकारी धन, कॉफर्स कोष, ये सब क्या हो जाते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एडिटोरियल में या न्यूज़पेपर में, है ना। ये सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, डेप्थ कर्जा, डेफिसिट घाटा, डेफिसिट मतलब घाटा, बैंकरप्सी दिवालियापन। ठीक है, दिवाला निकल जाता है ना बैंक का, तो उसे हम बोलते हैं बैंकरप्सी। लॉस हानि, ठीक है, इंसॉल्वेंसी। सो दीज ऑल आर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एस्क्वियर। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे इसको आंसर्स में, इकोनॉमी आंसर्स में, सब्सिडी बर्डन इंक्रीजेस प्रेशर ऑन द एस्क्वियर। सब्सिडी बर्डन क्या होता है, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है प्रेशर किसके ऊपर, एस्क्वियर पे। ठीक है, मतलब ट्रेजरी पे या पब्लिक फंड्स पे, रेवेन्यू पे। नेमोनिक देखिए इसका जल्दी से, किस तरह से आप याद करेंगे इस वर्ड को। एक्स के क्वेर होता है चेक करना। ठीक है, चेक प्लस कर, चेक और कर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। थोड़ी सी आवाज़ भी इसकी ऐसी है कि अगर हम एक्स को हटा दें पीछे से तो चेकवेयर, चेकवेयर, है ना, ऐसी आवाज़ आ रही है ना। तो चेक प्लस कर, इसका मतलब गवर्नमेंट चेक्स पैसा। ठीक है, ये बहुत इजी और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए कि इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है ये बोलने में भी। तो गवर्नमेंट पैसा चेक करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एस केकवेयर।
चलिए यहाँ पे पिक्चर देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी सी तिजोरी बनी हुई है, ठीक है, और साथ में क्या लिखा है उस पर बहुत बड़ा रुपये का साइन है। और पीछे देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारा यहाँ पे धन रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, पब्लिक फंड्स है, ट्रेजरी है, खजाना है, खजाना बोल सकते हैं आप इसको, कॉफर है ये, है ना, ये क्या है, बड़ा सा कॉफर। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं पिक्चर के थ्रू इस वर्ड को। चलिए थर्ड वर्ड पे आ जाइए, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल हम वर्ड काफ़ी बार कर चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में भी आता है या आ सकता है। क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, एंड विद आइल। ये देखिए ये ILE से एंड हो रहा है, तो क्या है, एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्या मतलब होता है इसका, ईजिली ब्रोकन और वीक, नाजुक या कमज़ोर, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, वीक, डेलिकेट, वल्नरेबल, ब्रिटल, अनस्टेबल। ये क्या है सारे इसके सिनोनिम्स। ऑपोजिट्स क्या है, एंटोनिम्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, रॉबस्ट, ड्यूरेबल, टफ। ये सब क्या होगा इसके ऑपोजिट्स, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे आप इसको इकोनॉमी के आंसर्स में, इंडिया रीजनल एविएशन सेक्टर रिमेन स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल, ठीक है। इंडिया का जो रीजनल एविएशन सेक्टर है वो कैसा रहता है, स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल रहता है, नाजुक रहता है। निमोनिक देखिए, फ्रेजाइल का क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर प्लस एबल, है ना, फ्रैक्चर और एबल को मिला कर क्या बनेगा, फ्रेजाइल। ईजिली टूटने वाला, बहुत आसानी से टूटने वाला। इस पिक्चर को देखिए नीचे, यहाँ पे ना एक शीशे का बाउल है, ग्लास बाउल है, उस पर लिखा हुआ भी ये फ्रेजाइल हैंडल केयर। क्यों, क्योंकि टूटने का डर रहता है और उसके बाद अगर ये टूट गया तो किसी तरह से भी जोड़ा नहीं जा सकता वापस, ठीक है। और इसके अंदर भी बॉल्स हैं शायद, वो भी ग्लास की हैं, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको हैंडल जो करना है इसको केयर से करना है। चलिए फोर्थ वर्ड पे आ जाइए, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस बहुत आता है ये वर्ड। क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर, देखिए ANCE से एंड हो रहा है, तो क्या ये नाउन है। क्या मतलब होता है, अनविलिंगनेस और हेसिटेशन, अनिच्छा या हिचकिचाहट। सिनोनिम्स देखिए, हेसिटेशन, रेजिस्टेंस, अनविलिंगनेस, एवर्जन, नापसंद, डाउट, संदेह, है ना, झिझक, विरोध, अनिच्छा, नापसंद, संदेह। ये सब जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे रिलक्टेंस के, क्योंकि रिलक्टेंस का मतलब भी यही होता है, हेसिटेशन, हिचकिचाहट, अनविलिंगनेस, अनिच्छा, मन ना करना, ठीक है, किसी चीज़ की इच्छा ना होना। ऑपोजिट्स क्या होंगे, विलिंगनेस, इच्छा होना, रेडीनेस, तैयारी, ईगरनेस, उत्साह, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, कंसेंट, सहमति, फाइन। चलिए कैसे यूज़ करेंगे इसको आंसर्स में अपने, गवर्नेंस के, गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस टू रिफॉर्म पॉलिसी रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस। इस तरह से आप आंसर्स में लिख के आएंगे इस वर्ड को, रिलक्टेंस यूज़ कर आएंगे वर्ड। चलिए निमोनिक देखते हैं, रिलक्टेंस। यहाँ पे री और लक दो वर्ड्स में मैंने डिवाइड कर दिया, देखिए आवाज़ भी ऐसी आती है, री लक, है ना, री लक, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और क्या मतलब हो गया इसका इंग्लिश में, चांस नहीं लेना, मतलब किसी चीज़ की चांस नहीं लेना, हेसिटेशन होना, ठीक है ना, हम चांस ले लेना चाहते हैं, हम एक बार आगे नहीं आना चाहते, परफॉर्म नहीं करना चाहते, ठीक है। अनिच्छा, तो री लक। नाउ सीधी पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉय है ये मना कर रहा है, ठीक है, और इसके चेहरा देखिए आप, इसका फेस देखिए कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ये हिचकिचा रहा है ना, डर रहा है, और उसे उस जगह पे नहीं जाना जहाँ पे इशारा किया गया है एरो से, ग्रीन एरो से, वो मना कर रहा है और पीछे की तरफ हट रहा है, तो ये सही एग्जाम्पल है बिल्कुल रिलक्टेंस का। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वर्ड इज सस्टेनिंग, ठीक है। ये जो वर्ड होता है ना वैसे सस्टेन होता है, लेकिन यहाँ पे ING लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पूरा एक वर्ब है, सस्टेन मतलब वर्ब, और ING लगा के क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म हो गई वर्ब की। क्या मतलब होता है, मेंटेनिंग और कीपिंग समथिंग गोइंग, बनाए रखना, जारी रखना, मेंटेन करना या किसी चीज़ को चलाते रखना। सिनोनिम्स क्या होंगे, मेंटेनिंग, सपोर्टिंग, कॉन्टिन्यूइंग, प्रिजर्विंग, अपहोल्डिंग, ठीक है, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। प्रिजर्व करना, कॉन्टिन्यू करना, सपोर्ट करना, अपहोल्ड करना। एंटोनिम्स क्या हुआ, देखिए ऑपोजिट क्या होगा इसके, एंडिंग, समाप्त करना, स्टॉपिंग, रोकना, डिस्ट्रॉइंग, नष्ट करना, अबैंडनिंग, त्यागना, सीजिंग, रुकना। ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स। कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, देखिए पॉलिसी के आंसर्स में आप यूज़ करेंगे, UPSC वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रिक्वायर्स सस्टेनिंग डिमांड, नॉट जस्ट सब्सिडीज, ठीक है। निमोनिक, सस्टेन मतलब स्टे करना और मेंटेन करना, स्टे और मेंटेन को मिला के क्या बना है, सस्टेन।
नाउ कमिंग टू द पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लांट है ना, एक पौधा है, और उसको सस्टेन रखने के लिए, उसको जारी रखने के लिए और बढ़ाने के लिए क्या यूज़ क्या 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 करते हैं हम उसमें जो है दवाइयाँ डालते हैं ना, पेस्टिसाइड्स भी डलता है, उसके बाद उसमें खाद्य पदार्थ भी डालते हैं, है ना, ताकि उसकी मिट्टी उपजाऊ हो सके। और क्या करते हैं, सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फोर्थ क्या होता है, पानी देना। ये चारों चीज़ें हमें पौधे में डालनी होती है, प्लांट में डालनी होती हैं, ताकि उसे हम चला सकें, मेंटेन रख सकें और बढ़ा सकें, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनिंग, ऑफ द वर्ड सस्टेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 पे आ जाइए, मैकेनिक्स पे आ जाइए। फ्रेजल वर्ब आपको पता ही है क्या होता है, वर्ब और प्रपोजिशन या एडवर्ब्स को मिला के बनाते हैं, जैसे हम साइन ऑफ, कैरी ओवर। लेकिन याद रखिए एक नया मीनिंग बन जाता है जब दो वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे साइन ऑफ, कैरी ओवर। वर्ब और प्रपोजिशन जब मिल जाते हैं या वर्ब या एडवर्ब मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक नया मीनिंग फॉर्म होता है। आज के एडिटोरियल से फर्स्ट वर्ड है साइन ऑफ। इसका मतलब होता है टू अप्रूव और ऑफिशियली एग्री टू समथिंग, आधिकारिक रूप से मंजूरी देना, ठीक है, साइन ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट साइंड ऑफ ऑन द न्यू एविएशन स्कीम। गवर्नमेंट ने क्या करा, साइन ऑफ करा, किसको, किसके ऊपर, न्यू एविएशन स्कीम के ऊपर। कैरी ओवर, इसका क्या मतलब होता है, टू कंटिन्यू समथिंग फ्रॉम पास्ट इनटू प्रेजेंट, आगे तक जारी रखना, जारी रहना। द इश्यूज फ्रॉम द ओल्ड स्कीम वर कैरिड ओवर इनटू अ न्यू वन, ठीक है। जो इश्यूज थे पुरानी स्कीम के वो नई स्कीम के में दोहराए गए, ठीक है। तो कंटिन्यू करना किसी चीज़ को जो पास में हो चुकी है और उसे प्रेजेंट तक लेकर आना, जारी रखना, कैरी ओवर। चलिए फिक्स प्रपोजिशंस क्या है, देखिए, इन अ बिट टू, इन अ बिट टू, बिट के साथ क्या लगाया, फिक्स प्रपोजिशन टू। क्या मतलब होता है इसका, इन एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, किसी काम को करने की कोशिश में। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम इन अ बिट टू इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी। ड्यू टू, ड्यू के साथ यहाँ पे देखिए टू लगा है, प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन है ये। बिकॉज ऑफ समथिंग, के कारण, है ना, उसके कारण ये हो गया। एग्जाम्पल, मैनी रूट्स फेल ड्यू टू लो पैसेंजर डिमांड। बहुत सारे रूट्स जो है फेल हो जाते हैं किसकी वजह से, लो पैसेंजर डिमांड की वजह से। कोलोकेशंस क्या होते हैं, कोलोकेशंस आर नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशन दैट आर कॉमनली यूज्ड टुगेदर बाय नेटिव स्पीकर्स, ठीक है। नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं और हमेशा साथ में बोले भी जाते हैं, लिखे भी जाते हैं। जैसे अब आगे हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में भी आने लगेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टी पीनी है हमें, तेज़ पत्ती वाली चाय पीनी है, कभी भी हम पावरफुल टी नहीं बोलते। ऐसे ही आज के एडिटोरियल में पैसेज के अकॉर्डिंग कौन से कॉलोकेशन है वो देखते हैं। फर्स्ट है पैसेंजर डिमांड, refers to the number of people willing to travel by air on certain routes, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, रेफर करता है ये कि कितने लोग विलिंग टू ट्रैवल, ट्रैवल करने चाहते हैं बाय एयर सर्टेन रूट से। अब देखिए, डिमांड इज कॉमनली यूज विद कस्टमर्स, पैसेंजर्स, मार्केट। याद रखें ये डिमांड वर्ड है यहाँ पे, ये हमेशा कोलोकेट होता है कस्टमर्स के साथ, पैसेंजर्स के साथ या मार्केट के साथ आएगा। हमेशा हम बोलते हैं पैसेंजर डिमांड, कभी भी हम पैसेंजर नीड नहीं लिखेंगे, ना बोलेंगे फॉर्मल इंग्लिश में। एग्जाम्पल देखिए, लो पैसेंजर डिमांड अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एयरलाइंस। अगर लो पैसेंजर डिमांड रहेगी तो उसको, उसकी वजह से क्या होगा, किस पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट पे, एयरलाइंस की प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। चलिए सेकंड आ जाइए, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कोलोकेशन जो आज के एडिटोरियल से है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यूज़ होता है न्यूज़ वगैरह में। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या मतलब है, रिफर्स टू द एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन एयरलाइन ऑपरेशंस। वो वाले एक्सपेंसेस जो रिक्वायर्ड होते हैं एयरलाइन को चलाने के लिए, जैसे कि फ्यूल चाहिए, स्टाफ चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, सब इसमें आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट में। कॉस्ट नेचुरली कोलोकेट्स विद ऑपरेटिंग, रनिंग या बिजनेस। अब देखिए जो कॉस्ट वर्ड है ना, ये हमेशा कोलोकेट होता है ऑपरेटिंग के साथ आएगा या रनिंग के साथ आएगा या बिजनेस कॉस्ट, इस तरह से आता है ना। हमेशा हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, कभी भी आप वर्किंग कॉस्ट, वर्किंग कॉस्ट जो है नहीं लिख कर आएंगे, फॉर्मल इंग्लिश में नहीं यूज़ करेंगे, बोलते में भी। एग्जाम्पल देखिए, एयरलाइन स्ट्रगल व्हेन ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज रैपिडली। एयरलाइंस को स्ट्रगल करना पड़ता है कब, जब ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाती है एकदम से, रैपिडली मतलब एकदम से। चलिए वन वर्ड पे आ जाइए जल्दी से, सब्सिडी। सब्सिडी का अगर आपसे मीनिंग पूछ लिया जाए इस तरह से, फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस कॉस्ट। टेल मी वन वर्ड सब्सिट्यूट। देखिए एमसीक्यू में भी आ सकता है, और जितनी भी राइटिंग स्किल्स मैं आपको सिखा रही हूँ यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को, उसको आप इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखेंगे अपने आंसर्स में, आप सिर्फ एक वर्ड लिख कर आ जाए सब्सिडी, तो कैसे पता लगेगा क्या है वन वर्ड। देखिए पहले आप मीनिंग को समझिए।
फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस कॉस्ट, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या बोलते हैं? सब्सिडी। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत ईजी है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिख कर आएंगे आप, सीधा सा एक वर्ड लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। और जितने भी CUET, जामिया और SSC के स्टूडेंट हैं स्पेशली, वो देख लीजिए, MCQs में आ सकता है आपसे। ठीक है। बेसिक फिजिकल सिस्टम लाइक ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, रोड्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट, उसे क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, हवाई अड्डे आदि बनाने को क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए ईडियम्स पे आ जाइए, पार्ट 3। देखिए आज के एडिटोरियल से कोई भी नहीं है ईडियम उसमें, आज एडिटर ने कोई भी ईडियम का यूज़ नहीं किया है अपने एडिटोरियल में, तो मैंने सोचा कि आपको उसी से मिलता जुलता जो है ईडियम्स दिखाया जाए, पढ़ाया जाए, क्योंकि ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है अ ड्रॉप इन द ओशियन। अ ड्रॉप इन द ओशन क्या मतलब होता है इसका? टू स्मॉल टू मेक एनी रियल इम्पैक्ट, इतना छोटा कि उसकी वजह से कोई रियल इम्पैक्ट नहीं हो सकता। देखते हैं कैसे आया है ये एडिटोरियल में। गवर्नमेंट सब्सिडीज 10,000 plus crore may still be insufficient compared to the huge structural problems in regional aviation। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है कितने की? 10,000 करोड़ की, वो भी कम है, इनसफिशेंट है, अगर कंपेयर किया जाए किससे? ह्यूज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो रीजनल एविएशन में है। तो वो पैसा जो है 10,000 करोड़ बहुत छोटी अमाउंट है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सब्सिडीज फॉर स्मॉल टाउन फ्लाइट्स आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन व्हेन डिमांड इटसेल्फ इज वीक। इस तरह से इसको यूज़ करते हैं, ड्रॉप इन द ओशन। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में ये मुहावरा या ईडियम यूज़ हुआ है। चलिए सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम आज देख लीजिए, पुटिंग द कार्ट बिटवीन द हॉर्स। पुटिंग द कार्ट बिटवीन द हॉर्स क्या मतलब हुआ? डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, काम को कैसे करना? गलत तरीके से करना, गलत ऑर्डर में करना। कैसे यूज़ हुआ है वो देखिए। द गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन फ्लाइट्स एंड सब्सिडीज बिफोर बिल्डिंग रियल डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट क्या कर रही है? फोकस कर रही है फ्लाइट्स के ऊपर और सब्सिडीज़ पे, ना कि बिल्डिंग्स बना रही है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए एक और, एक्सपेंडिंग एयर रूट्स विदाउट इंश्योरिंग डिमांड इज़ लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। एक्सपैंड करना एयर रूट्स को, विदाउट इंश्योर करना डिमांड, डिमांड है नहीं और एक्सपैंड किया जा रहा है एयर रूट्स को, वो कैसा है? वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने कार्ट रख दी हॉर्स के पहले। ठीक है। तो यहाँ पे दो इडियम्स जो है बिल्कुल डिस्क्राइब हो गए और आज के जो टॉपिक है, आज का जो थीम है एडिटोरियल का, उसी पे बेस्ड है। चलिए पार्ट 4 पे आ जाइए, जार्गन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। जार्गन्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड वर्ड या टर्म्स होते हैं जो पर्टिकुलर फील्ड में यूज़ होते हैं, जैसे कि एविएशन, लॉ, इकोनॉमिक्स। ठीक है। क्या है देखते हैं। सब्सिडी। सब्सिडी फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट एन इंडस्ट्री टू रिड्यूस कॉस्ट। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट देती है किस लिए? सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री को और रिड्यूस करी जा सके कॉस्ट। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या बोलते हैं? सब्सिडी। बहुत यूज होता है ये वर्ड, है ना, ये जार्गन। एग्जाम्पल देखें, द गवर्नमेंट इंक्रीज सब्सिडी टू सपोर्ट रीजनल एयरलाइंस। गवर्नमेंट ने क्या करा? सब्सिडी को इंक्रीज कर दिया सपोर्ट करने के लिए रीजनल एयरलाइंस को। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? द फाइनल स्टेप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। फाइनल स्टेप किस चीज़ का? आखिरी दर किस चीज़ का? आखिरी दूरी किसकी? ट्रांसपोर्टेशन की, जो कनेक्ट करती है, दैट कनेक्ट्स पीपल, लोगों को, टू देयर डेस्टिनेशन, उनके डेस्टिनेशन तक। ठीक है। आखिरी दूरी तक पहुंचाने की सुविधा को क्या बोलते हैं? लास्ट माइल कनेक्टिविटी। चलिए एग्जाम्पल देखिए, बेटर लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैन इम्प्रूव एक्सेस टू रिमोट एरियाज। लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होने की वजह से क्या होगा? इम्प्रूव हो जाएगा क्या? एक्सेस टू रिमोट एरिया। हम इम्प्रूव क्या हो सकता है कि हम रिमोट एरियाज तक भी एक्सेस कर सकते हैं। सो फाइनली दिस इज़ योर एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। तो चलिए देखते हैं आज के एडिटर ने, राइटर्स ने क्या बात करी है, किस थीम के ऊपर बात करी है, क्या उनका नज़रिया है, किस चीज़ के ऊपर। टॉपिक देखेंगे, समझेंगे थीम को। जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। आई एम गिविंग यू ओनली 1 minute, देन वी विल डिस्कस and after discussion we will do some question answers which are very important from the exam point of view. चलिए, your time starts now.
Let's discuss today's editorial. In a bid to revive a regional aviation sector, the Union Cabinet has signed off on a modified Udan scheme with a six-fold higher outlay. तो यहाँ बात हो रही है रीजनल एविएशन सेक्टर की, जिसको रिवाइव किया गया है। किसने किया? यूनियन कैबिनेट ने साइन ऑफ कर दिया है। किसके अंदर? देखिए, उड़ान जो है पहले से स्कीम थी, उसको मॉडिफाई किया है और उसके अंदर सिक्स फोल्ड हायर आउटले निकाला गया है। ठीक है, क्या बात होगी, क्या अब स्टेटमेंट्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? इम्प्रूव कर रही है एयर ट्रैवल। कहाँ पे? रीजनल एविएशन सेक्टर, मतलब जो रिमोट एरियाज़ हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, यहाँ पे बात हुई। देखिए, रिवाइव कर रही है क्या? रीजनल एविएशन सेक्टर, मतलब जो स्मॉल टाउन्स हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो है एयर ट्रैवल स्मूथ किया जा सके। और उसने क्या किया है? गवर्नमेंट ने क्या करा है? मॉडिफाई करा है उड़ान स्कीम को, जिसके ऊपर उसने और ज़्यादा पैसा खर्च किया है। पहले भी ये स्कीम निकली थी, पहले भी पैसा खर्च हुआ था, बहुत पैसा लगा था गवर्नमेंट का, लेकिन अब जो है और ज़्यादा करा गया है पहले से। अब देखते हैं ये स्कीम क्या है और किस बारे में है। द स्कीम हैड फर्स्ट बीन लॉन्च टू एक्सपैंड एविएशन टू इंटीरियर एरियाज यूजिंग शेड्यूल्ड कम्यूटर एयरलाइंस। इवन देन, ये सब शेड्यूल करने के बाद स्कीम जो पहले निकाली गई थी, हैड फर्स्ट लॉन्च, यहाँ देखिए पहले की बात हो रही है। जो स्कीम पहले थी, उड़ान स्कीम, उसमें एक्सपैंड किया गया था एविएशन इंटीरियर एरियाज़ में, और क्या करा था? शेड्यूल करी गई थी कम्यूटर एयरलाइंस। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। इवन देन, industry analysts and experts had complained that Udan did not make a viable business case for small regional airlines due to a lack of supporting infrastructure, low or unpredictable passenger demand, insufficient coverage of operating costs, and lack of awareness. उसके बाद क्या हुआ? इतना सब कुछ करने के बाद, एविएशन को एक्सपैंड करने के बाद इंटीरियर एरियाज़ में, और शेड्यूल करने के बाद कम्यूटर एयरलाइंस, नतीजा क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? जो इंडस्ट्री के एनालिस्ट थे और एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कंप्लेंट करी। क्या कंप्लेंट करी? जो उड़ान स्कीम है वो मैच नहीं कर रही, विएबल नहीं है, ठीक है, बिजनेस केस में, ठीक है, स्मूथ नहीं है, चलाऊ नहीं है। किसमें? बिजनेस केस में, फॉर स्मॉल रीजनल एयरलाइंस, छोटे रीजनल एयरलाइंस के अंदर। क्यों? वो देखते हैं क्या क्या कॉजेज़ थे। फर्स्ट कॉज आ रहा है आपके सामने, अ लैक ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है? सही नहीं बना हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लो और अनप्रिडिक्टेबल पैसेंजर डिमांड। डिमांड कैसी है पैसेंजर्स की? बहुत कम है, ठीक है, पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहे। देखिए, इनसफिशेंट कवरेज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, एयरपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। और लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, उनको पता नहीं है कि इस तरह से भी रीजनल सेक्टर में भी, रीजनल एरियाज़ में भी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं या एविएशन सेक्टर वर्क कर रहा है। तो ये चार प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने कंप्लेंट करा कि इन्होंने इंडस्ट्री एनालिस्ट ने और एक्सपर्ट्स ने, किसके ऊपर? उड़ान स्कीम के ऊपर, जो पहले निकाली गई थी, जिस पे गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया था। ये पहले की बात हो रही है। अब आ जाएगी बात अभी की, ठीक है, आगे देखिए। इन मॉडिफाइड उड़ान, मॉडिफाई मतलब चेंजेस जो करे गए उड़ान स्कीम में, ठीक है। तो इन मॉडिफाइड उड़ान, द सब्सिडी पीरियड फॉर टायर सेकंड एंड टायर थर्ड रूट्स हैड बीन इंक्रीज्ड for 3 years to 5 years, and extension at least one of the small carriers had sought under Udan before the COVID-19 pandemic hit. क्या changes थे वो देखिए। The ex-Kequare will also fund the subsidies directly rather than having airlines levy an additional charge from passengers, with the government setting aside 10,043 crore over the next decade to this end. The government will also spend 12,159 crore to redevelop 100 unused airstrips, 3,661 crore rupees to build 200 helipads in remote areas, and purchase aircraft and helicopters for state carriers to boost last mile connectivity to better match the mode of transport to actual demand and geography. The scheme will also pay for ongoing costs such as staffing, maintenance of low traffic airports. ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी किसके अंदर? मॉडिफाइड उड़ान के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक करके इनको समझेंगे। देखिए, पहले यहाँ बात हुई
कि जो गवर्नमेंट क्या करेगी, मॉडिफाई जो उसने उड़ान स्कीम को मॉडिफाई किया, उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आई है वो देखते हैं। पहले जो चीज़ लेकर आई है कि अब और टाइम दिया जाएगा सपोर्ट के अंदर, ठीक है। एयरलाइंस विल नाउ गेट गवर्नमेंट हेल्प फॉर 5 years इंस्टीट्यूट ऑफ 3 years। एयरलाइंस को ज़्यादा हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। पहले 3 years थे और अब कितने हो गए, 5 years, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द सब्सिडी पीरियड फॉर टायर सेकेंड एंड टायर थर्ड रूट्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर फ्रॉम 3 years to 5 years। पहले 3 साल थे, अब 5 साल की हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। सेकंड बात हो रही है, गवर्नमेंट विल पे डायरेक्टली। पहले क्या होता था, पैसेंजर जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। द गवर्नमेंट इटसेल्फ विल गिव मनी। गवर्नमेंट जो है खुद पैसा देगी, ठीक है। और जो पैसा वो पहले बात हो रही है यहाँ पे देने की, यहाँ पे देखिए, द एक्सक्वायर विल ऑल्सो फंड दी subsidies directly rather than having airlines levy an additional charge। पहले एडिशनल चार्ज लगाया जाता था कस्टमर पे, पैसेंजर पे, वो नहीं होगा। अब गवर्नमेंट देगी, और कितना देगी, 10,043 करोड़ रुपीज़, ठीक है। यहाँ बात हुई है, इतनी गवर्नमेंट जो है रखेगी पैसा, किस चीज़ के लिए, एयरलाइंस को देने के लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो ये है, गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेंड, सिर्फ यही नहीं होगा, गवर्नमेंट जो है स्पेंड करेगी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, कैसे, 12,159 करोड़ रुपीज़ रीडेवलपमेंट में लगेगा। और बनेंगी क्या, अनयूज एयरस्ट्रिप्स। एयरस्ट्रिप्स पता है किसे कहते हैं, जिसपे जो है एयरप्लेन चलता है, टेक ऑफ लेता है या लैंड करता है। तो ऐसी 100 अनयूज एयरस्ट्रिप्स जो हैं बनाई जाएंगी, और सरकार खुद पैसा खर्च करेगी इसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। बड़े बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। आगे देखिए, उसके बाद क्या बात करी गई है, गवर्नमेंट जो है अच्छी कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ पे बात हो रही है, देखिए, टू बूस्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ये मैंने आपको समझाया था, लास्ट माइल कनेक्टिविटी किसे बोलते हैं, कि बिल्कुल लास्ट रिमोट एरियाज़ में भी जो है एविएशन सेक्टर अवेलेबल हो, एयरलाइंस जा सकें। उसके लिए क्या करने वाली है गवर्नमेंट, प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स खरीदेगी। और रिमोट एरियाज़ में भी 200 हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। यहाँ देखिए, 200 हेलीपैड्स की बात हुई है। कितना पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट, 3,661 करोड़ रुपीज़ बिल्ड करने के लिए 200 हेलीपैड इन रिमोट एरियाज। और बाय करेगी क्या, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स फॉर स्टेट कैरियर्स, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। और क्या बात हो रही है, एक और चेंज आया है इस मॉडिफाई उड़ान स्कीम में, गवर्नमेंट विल ऑल्सो पे फॉर स्टाफ एंड मेंटेनेंस। गवर्नमेंट क्या करेगी, पे करने वाली है क्या, स्टाफ और मेंटेनेंस के लिए भी, ऑफ एयरपोर्ट्स विद लो ट्रैफिक, उन वाले एयरपोर्ट्स पे जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है। तो ये चीज़ें थी जो मॉडिफाई की गई हैं, अपडेट्स आए हैं किसके अंदर, उड़ान स्कीम के अंदर। जो पहले वाली स्कीम थी वो भी ऊपर मैंने बता दिया आपको, और जो चेंजेस आए हैं वो सारा नीचे का पैराग्राफ है, उसमें आपको बताना है, समझना है कि ये सारे चेंजेस लेकर आई है कौन, गवर्नमेंट, और वो क्या क्या प्रोवाइड करने वाली है चीज़ें रीजनल एविएशन सेक्टर के अंदर। नाउ कमिंग टू दी सेकंड पैराग्राफ विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से इसको रीड करिए, देन वी विल डू दी क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर डिस्कशन। Let's discuss this paragraph also. Regional aviation in India is structurally fragile and unlikely to become widely self-sustaining due to the unyieldingly high cost per passenger, price sensitivity, competition from rail and road transport, and operational insufficiencies। क्या बताया गया है कि रीजनल एविएशन जो है इंडिया का, वो स्ट्रक्चरली बहुत कमज़ोर है। सिर्फ कमज़ोर ही नहीं है, वो क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग भी नहीं है, मतलब वो खुद से नहीं चल सकता। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ठीक है। आप लोग सब वहाँ गए होंगे, कहीं ना कहीं किसी न कहीं ट्रैवल किया ही होगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी रहती हैं, इन द सेंस कि आप बाय रोड भी वहाँ जा सकते हो, बाय मेट्रो भी वहाँ जा सकते हो, अंदर की फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, किस तरह से मेंटेनेंस वहाँ पे हुई भी है हर चीज़ की, स्टाफ कैसे काम करता है ना। तो ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। अब जो रीजनल सेक्टर है, रीजनल एविएशन है इंडिया का, वो कैसा है, कमज़ोर है और सेल्फ सस्टेनिंग भी नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा क्यों आती है प्रॉब्लम, क्यों बार बार ये फेस करता है इंडिया, वो देखते हैं। पहली है कि कॉस्ट पर पैसेंजर जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। जो पैसेंजर की टिकट के प्राइस हैं वो बहुत महंगे हैं, ठीक है। प्राइस सेंसिटिविटी, क्या होता है, पैसेंजर जो है चीपर प्राइजेस ज़्यादा लेता है, ऐसे ऑप्शन ज़्यादा ऑप्ट करता है जिसके प्राइजेस चीप हो।
ठीक है। कंपटीशन फ्रॉम रेल, लोग क्या पसंद करते हैं, ट्रेन से जाना या रोड से जाना, है ना। बहुत सारा हमारा इंडिया का तबका ऐसा है, इंडिया के लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, लोकल ट्रेन से, या बाय रोड बसेस से ट्रैवल करते हैं। और ऑपरेशनल इंसफिशेंसीज, जो इंसफिशेंसीज हैं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम से एयरलाइंस की, वो बार बार होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के रीजनल एविएशन सेक्टर को कमज़ोर बनाता है और सेल्फ सस्टेनिंग बनाता है, जो नहीं है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ान डिड नॉट एड्रेस देम एडिक्वेटली एंड सैडली मॉडिफाइड उड़ान कैरीज दैट फेलिंग ओवर। जो पहले की स्कीम थी उसने भी ये चीज़ें नहीं देखी, उसने भी ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करी और मिस्टेक्स करी बार बार, इसकी वजह से वो स्कीम काम नहीं करी। और इस बार भी यही बात हो रहा है, जो मॉडिफाइड उड़ान है उसमें चीज़ें तो मॉडिफाई कर दी गई हैं, अपडेट्स कर दी गई हैं, लेकिन जो मिस्टेक पहले हो गई वो नहीं देखी जा रही, बार बार वही मिस्टेक्स दोहराई जा रही हैं। कौन सी मिस्टेक्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो देखते हैं, जो दोनों में देखी जा रही हैं। जो पहले वाली स्कीम थी उड़ान की उसमें भी, और जो अब मॉडिफाई हुई है उड़ान की स्कीम उसमें क्या प्रॉब्लम है। जो सेम प्रॉब्लम्स हैं, सेम मिस्टेक्स गवर्नमेंट कर रही है, वो अब यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। द फॉरमोस्ट वन इज़ वीक अंडरलाइंग डिमांड, with Udan often picking routes with insufficient economic activity, even as leisure and occasional travel could not sustain regular flights. Extending the subsidies, even if they are eased from the third year onwards, could keep routes alive from longer but will not of itself create demand. तो क्या बात हुई यहाँ पे, कौन सी प्रॉब्लम सामने आ रही है। जो उड़ान जो है रूट्स को पिकअप कर रही है वो इनसफिशेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले हैं, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी वाले रूट्स नहीं हैं। उसके बाद जो यूज़ होते हैं कभी कभार, मतलब लोग कभी कभार या छुट्टियों पे जा रहे हैं या ओकेजनली उनको यूज़ करते हैं उन ट्रैवल रूट्स को, और ये इनफ नहीं होता रन करने के लिए रेगुलर फ्लाइट्स, है ना। ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमें वो वाले रूट्स पिकअप करने चाहिए जो रेगुलरली यूज़ करे जाएँ पैसेंजर्स के थ्रू, ताकि फ़्लाइट्स जो है रेगुलरली चलें। तो जब इस तरह से अपने लेजर टाइम के लिए, मतलब हॉलीडेज़ के लिए और ओकेजनल ट्रैवल के लिए अगर पैसेंजर्स इनएफिशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले बिजनेस रूट्स लेंगे, तो क्या होगा, फ़्लाइट्स रेगुलरली नहीं चल पाएंगी, उनकी डिमांड जो है बहुत कमज़ोर है, कम है, ठीक है। द फोरमोस्ट वन इज़ वीक अंडरलाइंग डिमांड, सबसे ज़्यादा क्या कमज़ोर है, उनकी डिमांड बहुत कम है। फिर उसके बाद जो उड़ान लेता है स्कीम के अंदर जो रूट्स पिकअप होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ होने वाले रूट्स हैं। फिर आती है बात सब्सिडीज़ की। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा बहुत खर्च कर रही है, ठीक है, सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा निकाल रही है, मनी बहुत ज़्यादा दे रही है, लेकिन उसकी वजह से कोई हेल्प नहीं हो रही ज़्यादा। क्या होगा, कुछ टाइम के लिए तो फ़्लाइट्स रन कर पाएंगी इतना पैसा लगाने के बाद, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, फ़्लाइट जो है काम नहीं करेंगी। लॉन्गर रन के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सब्सिडीज़ देने से कुछ टाइम के लिए एयरपोर्ट रन कर सकता है, फ़्लाइट्स रन हो सकती हैं, लेकिन लॉन्गर रन के लिए, अच्छी डिमांड के लिए ये एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं है आने वाले टाइम के लिए। अब इसके लिए क्या क्या किया जाए वो देखते हैं, जो गवर्नमेंट मिस कर रही है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आते हैं, आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। इन दिस सेंस द गवर्नमेंट रिलक्टेंस to revisit how it intensifies and nurtures routes and how different transport modes might substitute for air travel in low density regions seems inexplicable. ठीक है, the emphasis on last mile connectivity and better planning also appears only partially incorporated, as the details the Civil Aviation Ministry shared did not mention ground support links or integrated scheduling, among others. फाइन, तो क्या होता है, क्या बताया गया है इसमें, गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली थिंक नहीं कर रही, किसके ऊपर सोच नहीं रही है, रूट सिलेक्शन के ऊपर। रूट सेलेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए भी, ठीक है। अगर बिजनेस रूट्स नहीं लिए जाएंगे तो अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि फ़्लाइट जो है अच्छे से रन नहीं करेंगी। सेकंड जो है, इट इज़ नॉट कंसिडरिंग बेटर ऑल्टरनेटिव्स लाइक ट्रांसपोर्ट रूट्स इन सम एरियाज़। अब देखिए, जब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं, यहाँ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं, जो बाय रोड हमारा रास्ता रहता है, कार के थ्रू हम जाते हैं तो ईजिली पहुँच जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है इंडिया की, वो क्या कर रही है, रोड्स नहीं बना रखे उसने, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट लिंक्स नहीं हैं रीजनल एविएशन तक, रीजनल एयरपोर्ट्स तक रोड्स नहीं बने हुए, तो उस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। और जो प्लानिंग है वो भी इनकम्प्लीट है, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
क्या बात हो रही है, वेदर द डिसीजन टू सस्टेन कनेक्टिविटी यूजिंग सस्टेन गवर्नमेंट सपोर्ट rather than cultivate a market with that can stand on its own। जबकि क्या कह रहे हैं एडिटर्स राइटर्स, क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसा मार्केट कल्टीवेट करना चाहिए जो खुद पे खड़ा हो, है ना, खुद पे सस्टेन, खुद पे वो चलने वाला हो। will lead to lasting changes depends on whether route selection and integration with broader transport and economic network improves in practice। और क्या बात हो रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है फ्लाइट्स को मनी के थ्रू, ठीक है। राइटर्स क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए और क्या बिल्ड करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जहाँ फ्लाइट जो हैं खुद सर्वाइव कर सकें और लॉन्ग टर्म सक्सेस देखी जा सके। डिपेंड करती है कि फ़्लाइट्स के सही रूट्स चूज़ किए जाएँ और कनेक्टिविटी जो है एयर ट्रैवल की, जो रोड के थ्रू लोग आसानी से पहुंच जाएं, रीजनल एविएशन सेक्टर, रीजनल एयरपोर्ट्स पे, ठीक है, रेल्स के थ्रू पहुंच जाएं। इस तरह के रूट्स को बनाना चाहिए, इस तरह के रोड्स को बनाना चाहिए और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो सके। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बात करी गई है कि मनी जो है फ्लाइट्स को तो अलाइव रख सकता है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सब्सिडीज वगैरह, बहुत पैसा वो दे रही है, खर्च कर रही है अपने फंड्स में से, तो वो फ्लाइट्स को अलाइव रख सकता है। लेकिन जो है लोग कैसे ट्रैवल करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैसे हम यूज़ करा सकते हैं जाने आने के लिए ट्रैवल में, वो हम चीज़ें ज़्यादा सुधारें तो क्या होगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और फ्लाइट्स जो हैं वो खुद भी सर्वाइव कर पाएंगी और रीजनल एविएशन सेक्टर जो है हमारा सक्सेसफुली रन कर पाएगा। सो दिस इज़ दी एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल पैराग्राफ, होल एडिटोरियल। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और देखते हैं किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट आई वांट टू से दैट जितने भी एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, जामिया के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स पार्ट 7 पे चले जाएंगे डायरेक्ट, और यूपीएससी वाले बच्चे वो यहाँ रुकेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखेंगे मेंस GS2 GS3 में किस तरह से क्वेश्चंस आपके इस थीम के ऊपर आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सब्सिडीज अलोन कैन नॉट इंश्योर द सक्सेस ऑफ रीजनल एविएशन इन इंडिया, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मॉडिफाइड उड़ान स्कीम। ये आपको स्टेटमेंट जो है डिस्कस करना है, किसको सामने रखते हुए, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को रखते हुए। तो आप कैसे आंसर करेंगे, स्टार्ट विद ब्रीफ कंटेक्स्ट ऑफ उड़ान एंड मॉडिफाइड उड़ान, दोनों के बारे में बताएंगे आप। जो पहले स्कीम निकली थी उसमें क्या गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था इस स्कीम के अंदर, और मॉडिफाइड जो कर दी गई है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब बताएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि हमें रीजनल कनेक्टिविटी सुधारनी है, अच्छी करनी है। एक्सप्लेन करेंगे वाई सब्सिडीज़ हेल्प, क्यों सब्सिडीज़ हेल्प कर सकती हैं, कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, इनिशियल सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज करेंगे लिमिटेशंस को, क्या क्या है देखिए, वीक पैसेंजर डिमांड, पैसेंजर ट्रैवल नहीं करना चाहते, बाय रोड और रेल से ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम किया जाए। कंपटीशन फ्रॉम रेल एंड रोड, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप इन सबको एनालाइज करेंगे, अपनी तरह से लिखेंगे इन तीनों टॉपिक्स को। उसके बाद क्या करेंगे, कंक्लूड विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देंगे किस तरह से हम रीजनल सेक्टर, खास तौर से रीजनल एविएशन सेक्टर्स को बढ़ावा दे सकते हैं, उसको चला सकते हैं, ठीक है। लोगों के अंदर कैसे हम जागरूकता फैला सकते हैं कि आप जो है इसको यूज़ करिए, फ्लाइट के थ्रू आना जाना करिए। तो हम क्या बताएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डिमांड क्रिएशन प्लस इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ये सब हमें आपको, ये सब चीज़ें आपको कंक्लूजन में बतानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए, डिमांड कैसे क्रिएट की जाए और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग कैसे की जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, इवेलुएट द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस फेस्ड बाय रीजनल एविएशन इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर मेकिंग इट सस्टेनेबल। आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है किस चीज़ को, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं रीजनल एविएशन सेक्टर से इंडिया में, और सजेस्ट करेंगे आप, साथ ही साथ इवेलुएट करने के बाद चैलेंजेस को, फॉर मेकिंग इट सस्टेनेबल, सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे आप। तो चलिए पहले आप देंगे इंट्रो, डिफाइन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक इशूज़। पहले आप ये डिफाइन करेंगे कि स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं रीजनल सेक्टर को, रीजनल एविएशन सेक्टर को इंडिया के अंदर। सारी बात इंडिया की हुई है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद की इश्यूज़ हैं जैसे हाई कॉस्ट पर पैसेंजर, प्राइस सेंसिटिविटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर रूट सिलेक्शन। ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं आपको एडिटोरियल में अच्छे से, ये सब आप बताएंगे। सजेस्ट रिफॉर्म्स, अब आप सजेस्ट करेंगे कि रिफॉर्म्स बनाए जाएँ, जैसे बेटर रूट प्लानिंग की जाए बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, रेल रोड एयर, इन तीनों को मिला दिया जाए।
फाइन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की जाएँ, ये सब आप डिस्कस करेंगे, रिफॉर्म्स बताएंगे, सजेस्ट करेंगे। कंक्लूड विद सस्टेनेबिलिटी फोकस, कैसे कंक्लूड करेंगे, सस्टेनेबिलिटी फोकस बताएंगे, सेल्फ रिलायंट मॉडल नॉट सब्सिडी डिपेंडेंट। अच्छा, कंक्लूड करने के लिए यहाँ बहुत अच्छी बात बताई गई है कि आप सस्टेनेबिलिटी में फोकस करेंगे। सस्टेनेबिलिटी मतलब मैंने आपको बताया था ना, खुद चलने वाली चीज़, आगे बढ़ाना। जैसे वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक प्लांट का, उसको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, तो क्या होता है, पौधा खुद बढ़ता है ना, खुद चलता है। तो वैसे ही हमें इस तरह पे फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से जो एविएशन सेक्टर है, रीजनल एविएशन सेक्टर है, जो फ्लाइट्स हैं, वो खुद अच्छे से सक्सेसफुली रन करें, गवर्नमेंट सब्सिडी पे डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ रिलायंट मॉडल हो। तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, कंक्लूड करना है, कैसे सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हुए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, सी सेट का क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई एक्सटेंडिंग सब्सिडीज अंडर मॉडिफाइड उड़ान में नॉट क्रिएट लॉन्ग टर्म डिमांड। दीज आर 4 ऑप्शंस। पढ़िए क्वेश्चन और आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसमें से। आंसर है बी, लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लो पैसेंजर डिमांड और सेलेक्टेड रूट्स। ठीक है, चलिए पार्ट 5 बी पे आ जाइए, समरी है। यहाँ पे मैं दे रखी है सारे वोकैबलरी, जार्गन्स और कोलोकेशन जो हमने पढ़े थे वो यहाँ यूज़ हुए हैं। समरी किसके ऊपर है, जो एडिटोरियल हमने रीड करा उसी थीम के ऊपर है, उसी टॉपिक के ऊपर है। अब आप लोगों की जैसे कंपलसरी पेपर में आता है ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है, और जीएस के पेपर में भी आपको आंसर लिखने होते हैं, फॉर्मल टोन चाहिए होती है, तो आप किस तरह से लिख कर आएंगे अपने आंसर्स। यहाँ मैंने छोटी सी समरी लिख कर आपको बताया है। द मॉडिफाइड उड़ान स्कीम despite increased subsidies from the SKQuare, fails to address the structurally fragile nature of regional aviation, where weak passenger demand undermines its long-term viable sustainability. Merely sustaining routes through financial support without improving infrastructure, route selection, and integrated transport planning is unlikely to create enduring demand or self-reliant growth. ठीक है, सारे देखें आप, सेल्फ रिलायंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सपोर्ट, विएबल, एक्स के कोएल, सारे वो वाले वर्ड्स हैं, और सब इस पूरे पैराग्राफ का, इस समरी का वही मतलब है जो अभी मैंने आपको एडिटोरियल में बताया है। पार्ट 5C किस कंटेक्स्ट में आएगा, ये टॉपिक की थीम GS2 या GS3। द एडिटोरियल रिलेट्स टू GS3 के पेपर में इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी पॉलिसी एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रीजनल एविएशन नेटवर्क्स इन इंडिया में ये टॉपिक आता है। चलिए पार्ट 6A, यूपीएससी मेंस और ऐसे थीम्स देख लीजिए, किस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे थीम्स आ सकती हैं। सब्सिडी वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, यूजफुल फॉर GS3 इकोनॉमी या ऐसे पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। डू सब्सिडीज इंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, क्वेश्चन मार्क। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ सब्सिडीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। नाउ सेकंड, रीजनल कनेक्टिविटी एंड बैलेंस डेवलपमेंट, कहाँ यूजफुल है, GS1 के पेपर में, ज्योग्राफी या GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर के पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ डज रीजनल कनेक्टिविटी इन्फ्लुएंस बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया। सेकंड, इवेलुएट द चैलेंजेस इन इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज। नाउ थर्ड, पॉलिसी डिज़ाइन वर्सेस ग्राउंड रियलिटी इम्प्लीमेंटेशन गैप। ठीक है, पॉलिसी डिज़ाइन करना और उसको ग्राउंड रियलिटी में लेकर आना, दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। कैसे, कहाँ यूज़ होगा, GS2 गवर्नेंस या ऐसे पेपर में किस तरह की थीम्स आ सकती हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, वो देखिए। वाई डू वेल इंटेंडेड गवर्नमेंट स्कीम्स फेल एट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। सेकेंड, डिस्कस द गैप बिटवीन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एक्चुअल आउटकम्स इन इंडिया। देखिए, इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, जो एडिटोरियल में समझाई गई है बात, उसी से मिलते जुलते हैं। अगर आप ऐसे भी लिख के आएंगे तो आपको जो एविएशन सेक्टर है, रीजनल एविएशन सेक्टर, उसका एग्जांपल्स आपको देने पड़ेंगे, उड़ान स्कीम के बारे में बताना पड़ेगा, पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या मॉडिफाई हुआ है, ये सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 6B पे आ जाइए। GS पेपर 1 के MCQs देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स वाले स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट सब्सिडीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप ये स्टेटमेंट रीड करें तीनों, किसके रेफरेंस से, गवर्नमेंट सब्सिडी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, और बताएं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव जो है वो करेक्ट है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स में करेक्ट है। रीड आउट और सोचिए जल्दी से, तीनों ऑप्शंस रीड करेंगे आप। आंसर बी इज करेक्ट, 1 and 3 ओनली। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मोस्ट क्रिटिकली डिटरमाइंस द लॉन्ग टर्म विएबिलिटी ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बताएं मुझे कौन सा आंसर सही है। 4 ऑप्शंस रीड आउट करें और सोचें, आंसर्स को ना देखा करिए,
पहले खुद सोचा करिए, देन यू कैन चेक आउट योर आंसर कि आप सही हैं या नहीं. रीड आउट द क्वेश्चन फास्ट. So answer is C, sustainable demand and economic activity. Coming to question number 3, consider the following statements regarding regional connectivity policies. Which of the statements given above correct? तो आपको बताना है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, रिगार्डिंग रीजनल कनेक्टिविटी पॉलिसीज़ पे. आपको बताना है कौन कौन से सही हैं. जल्दी से सोचिए और रीड करिए. So correct answer is A, 1 and 3 only. Question number 4. In the context of public policy, what does structural challenge refers to? ठीक है, पब्लिक पॉलिसी को देखते हुए स्ट्रक्चरल चैलेंज किसको रेफर करता है? रीड करें 4 ऑप्शंस ABCD. आंसर इज सी, डीप रूटेड सिस्टमिक इश्यूज अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म आउटकम्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स प्राइस सेंसिटिविटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स? नाउ दीज आर द 4 ऑप्शंस. रीड आउट इट. रीड करें और सोचिए क्या हो सकता है आंसर. आंसर इज बी, डिमांड चेंजेस सिग्निफिकेंटली विद चेंज इन प्राइस. डिमांड कैसे चेंज हो सकती है? जब प्राइस में चेंजेस आएंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पार्ट 7, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? रीड द 4 ऑप्शंस. क्या है मेन आइडिया पैसेज का? आंसर इज सी, सब्सिडीज अलोन कैन नॉट इंश्योर सस्टेनेबल रीजनल एविएशन ग्रोथ. मैंने आपको समझा दिया था, सब्सिडीज से ही सिर्फ जो है सस्टेनेबल रीजनल एविएशन ग्रोथ नहीं हो सकती, उसे सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, और कैसे बनाएंगे वो हम, उसकी मैंने आपको सारे जो मेजर्स थे वो बता दिए थे कि हमें रूट्स देखने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट को भी देखना पड़ेगा, कॉस्ट, पैसेंजर कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा. ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें आती हैं. चलिए सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल? कौन सा आपके अकॉर्डिंग टाइटल सही है? रीड द 4 ऑप्शंस and then think about the possible answer. Answer is C, limits of subsidy driven regional aviation. Fine. Question number 3, what can be inferred from the passage? क्या conclusion निकलता है passage से? Read the 4 options and think of a possible answer. Answer is C, demand creation requires broader economic and transport integration. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जी, द वर्ड फ्रेजाइल इन द पैसेज मीन्स. क्या मतलब होता है फ्रेजाइल का? ये मैंने आपको बताया है वर्ड आज. आंसर इज सी, वीक एंड इजीली इफेक्टेड, कमज़ोर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर? क्या टोन है आज की ऑथर की एडिटोरियल लिखने में? रीड इट. आंसर इज बी, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल टोन. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द सब्सिडी पीरियड अंडर मॉडिफाइड उड़ान हैज़ बीन इंक्रीज टू. बताएं किसको इंक्रीज हुई है ये सब्सिडी पीरियड जो है मॉडिफाइड उड़ान के अंदर? ये मैंने आपको बताया था, पहले वाले उड़ान के अंदर सिर्फ 3 ईयर्स थे और अब कितने हैं? 5. आंसर इज सी, मैंने आपको समझाया था ये. क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कौन सा स्टेटमेंट सही है पैसेज के अकॉर्डिंग? रीड द 4 ऑप्शंस एंड थिंक ऑफ अ पॉसिबल आंसर. आंसर इज सी, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट अफेक्ट एयरलाइन सस्टेनेबिलिटी. क्वेश्चन 8 पे आ जाइए, वाई डिड द ऑथर राइट दिस पैसेज? क्यों लिखा ये राइटर ने पैसेज आज? रीड द 4 ऑप्शंस. आंसर इज बी, टू क्रिटिसाइज एंड एनालाइज द लिमिटेशंस ऑफ द स्कीम. क्रिटिसाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए क्या लिमिटेशंस किस चीज़ की? स्कीम के ऊपर. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड विएबल इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग इन. सिनोनिम बताइए विएबल का. मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट वर्ड था आज ये वोकैबलरी का. आंसर इज बी, प्रैक्टिकल. ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? बताएं कौन सा इसमें से सही नहीं है स्टेटमेंट पैसेज के अकॉर्डिंग? सही नहीं है वो वाला आपको बताना है. रीड करें स्टेटमेंट्स. आंसर इज सी, मॉडिफाइड उड़ान फुली सॉल्व्स स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है. सी स्टेटमेंट है वो गलत है. सो दिस इज द होल एडिटोरियल एनालिसिस. आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल वेल.
अब आपको क्या करना है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो नए बच्चे यहाँ पे हैं जो इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। और लाइक करना ना भूलिएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सकें। ग्रामर की प्रैक्टिस भी हमारे साथ साथ चल रही है, साथ में वोकैबलरी भी हो रही है। इसके अलावा भी आप अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ को शेयर करें ताकि वो भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, आरसी की और एडिटोरियल एनालिसिस को समझ सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू एडिटोरियल। जय हिंद, जय भारत।